हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बेसिक टू हाई आपको केमिस्ट्री पढ़ाने का वादा किया है। तो फिजिक्स का तो चल ही रहा है, केमिस्ट्री का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया दो भागों में, एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है, रासायनिक वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमने आपको एक चार्ट भी बनाया था और बताया था कि जो जो रासायनिक वर्गीकरण होता है, तो पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है रासायनिक वर्गीकरण में। पहला है जो है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है जो है अशुद्ध पदार्थ। यह हमने आपको बताया था कि पदार्थों को रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। इसमें हमने आपको बताया था कि जो शुद्ध पदार्थ होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन सा है, तो वो है तत्व, और दूसरा है यौगिक। ठीक है। और जो अशुद्ध पदार्थ है, इसको एक भागों में बांटा गया है, जो है मिश्रण। ठीक है जी। उसके बाद आता है तत्वों को भी तीन भागों में बांटा गया है। ये जो तत्व दिखाई दे रहा है, इस तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा है उप धातु। ठीक है। उसके बाद यौगिक है, तो यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है जी। एक है कार्बनिक यौगिक, एक है अकार्बनिक यौगिक। इतनी बात समझ गए। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व होते हैं तीन भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। जो मिश्रण होता है, मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है असमांगी मिश्रण, असमांगीय मिश्रण। तो ये आपको हमने इतनी बातें बता दिया। देखिए, फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इसको पूरी अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे वीडियो में अशुद्ध पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। पहले आज हम जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े जी। चलिए, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इसको हमें जानना है। तो ध्यान से अगर हम समझते हैं, तो हम इसको कर दे रहे हैं क्लियर। ठीक। देखिए, अगर हम इसको अच्छे से समझें, तो जो शुद्ध पदार्थ है, सबसे पहली बात ठीक। देखिए, सबसे पहली बात तो पहला होता है शुद्ध पदार्थ। तो हमें सबसे पहली बात यही जानना होगा कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। ठीक है जी। शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे, हमने आपको परिभाषा यही आपको बताना है। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योरिटी। ठीक है, प्योरिटी, जो प्योर मैटर होते हैं वही शुद्ध पदार्थ हैं। जैसे शुद्ध हम किसे कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो ऐसा पदार्थ जिसका मतलब प्रत्येक भागों का जो संगठन है वो क्या है, एक समान हो, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा।
ठीक है, परिभाषा हमने क्या कहा, ध्यान से आप समझेंगे, एक एक चीज आपको याद होगा। हमने कहा कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रत्येक भागों का संगठन, जिसके प्रत्येक भागों का संगठन क्या होता है, जिसके प्रत्येक भागों का संगठन एक समान होता है, एक समान होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए हमने कहा ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भागों का जो संगठन है, ठीक है, वो एक समान होता है। देखिए एक ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भागों का संगठन, प्रत्येक भाग मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, सपोज दैट ये मान लेते हैं कि ये एक पदार्थ है। अब इसमें जो ये पदार्थ है तो ये बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे इस प्रकार अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर बना होगा कि नहीं। तो ये इसके जो ये परमाणु है या अणु है ना, वो सभी एक समान होने चाहिए। संगठन मतलब क्या होता है, संगठन, ये संगठन हम कह रहे हैं कि प्रत्येक भागों का संगठन एक समान होना चाहिए। संगठन मतलब होता है ये किन परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना है, उन्हीं के सभी के समूहों को हम संगठन कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि संगठन एक समान हो, मतलब इनके प्रत्येक जो अणु है या परमाणु है ये सभी एक समान होंगे, ठीक है। इसमें कोई अलग से कोई पदार्थ नहीं आएगा तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ आपने समझ लिया, शुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है शुद्ध पदार्थों का, हम यहां पे लिख देते हैं शुद्ध पदार्थ का प्रकार ही लिख देते हैं। तो शुद्ध पदार्थों को दो भागों में दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सा, तो सबसे पहला होता है जो होता है तत्व, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि तत्व कहते किसे हैं, तत्व किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे तत्व ऐसे जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वो सभी तत्व कहलाते हैं। याद रखेंगे तत्व को हम बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। जो हमारी आवर्त सारणी होती है जिसमें 118 तत्व हैं, वो सभी हम कह सकते हैं आवर्त सारणी में जो भी पदार्थ उपस्थित हैं वो सभी तत्व हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। या सिंपल से यही है कि एक ही प्रकार के, यही सबसे बेटर रहेगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक है जी। तो आपने समझ लिया, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ है वो तत्व कहलाएगा। जैसे हमने शुद्ध पदार्थ बताया था, वही सिंपल से वही बात है। जैसे कि ये मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ को में बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे ये कणों से, अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो इसमें यही बात बताया गया कि ये जो पदार्थ है ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो इनके प्रत्येक परमाणु एक जैसे ही होंगे, एक ही, ये जो सभी परमाणु हैं एक जैसे ही होंगे, इन सभी का गुण एक ही होगा। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे।
वही हम कह रहे हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर ये जो बनने वाला जो ये पदार्थ है, इसी पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, इसी पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। तो मैं आप समझ गया हूं कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं, ठीक रहने देते हैं हम। अब देखिए ये जो तत्व है, तत्व के यहां पे ही मैं लिख दे रहा हूं, तत्वों के प्रकार। तो तत्व के याद रखेंगे कि तत्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो ये बात हमें पहले से पता है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। तो अब हमारा लक्ष्य ये है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं, इन तीनों के बारे में जानना। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसके टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, मैं साइड हट रहा हूं, ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए मैंने देख लिया, वीडियो अच्छा बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमें क्या देखना है, धातु, अधातु, उपधातु जानना है। तो हम यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं धातु। तो धातु किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे धातु को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषा इसका दे सकते हैं। बट सिंपल सा मैं परिभाषा बताऊंगा कि ऐसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। सुचालक मतलब ऐसा कोई भी तत्व जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, आसानी से बह जाएगी, फ्लो हो जाएगी, वैसे को हम सुचालक कहते हैं। तो ऐसा तत्व जिसमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिसमें जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। तो बहुत तरीके से इसका हम परिभाषा कर सकते हैं। तो परिभाषा में लिख देते हैं कि ऐसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, कि ऐसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं धातु कहलाता है। मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी वो धातु कहलाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये बात याद रखना है, एक चीज नोट्स में आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये है सबसे पहले इसमें नोट्स यही याद रखना है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, मतलब देते हैं। तो हम यही लिखेंगे धातु इलेक्ट्रॉन को, जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। और जहां तक बात है इसकी एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा तांबा है, सोना है, जिसे AU से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चांदी है जिसे AG से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि लोहा है Fe से प्रदर्शित करते हैं, कापर है Cu से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी हैं।
तो तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, इत्यादि बहुत सारे हैं जो धातु हैं। तो ये धातु का परिभाषा जान लिया, फिर से एग्जाम्पल भी और एक नोट्स में याद रखेंगे। धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। आते हैं दूसरे पर। अब हमारा दूसरा जो जानना है जो है अधातु। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, मतलब विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। कुचालक का मतलब ये है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो क्या है? अचालक है। जैसे एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सभी ETC आप लिख सकते हैं। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जहाँ तक बात है, एक और चीज़ आपको नोट्स में एक और बात ये याद रखना है कि जो अधातु होते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं, मतलब किसी और से लेते हैं। ठीक है, जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को किसी से लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा आता है जो है उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो विद्युत तथा याद रखें उपधातु थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। मतलब ऐसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उपधातु कहलाते हैं। बात समझ में आ गया कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं धातु, अधातु और उपधातु आपको समझ में आ गया होगा। इसका है एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि जर्मेनियम, हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, जिसे SI से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, साथ ही उपधातु होते हैं।
तो देखिए ऐसे तत्व जो धातु और धातु दोनों की तरह व्यवहार करेंगे उसे हम उपधातु कहेंगे, या इसको हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। याद रखेंगे धातु की तरह कब व्यवहार करता है, जब हम किसी भी तत्व को, मतलब जो उपधातु होंगे ना, जैसे कि जर्मेनियम है, तो इस जो जर्मेनियम है तो इसको अगर हम ऐसे सामान्य रखा गया है, ऐसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो अधातु की तरह व्यवहार करता है, परंतु जैसे ही हम गर्म करेंगे ना तो ये धातु की तरह व्यवहार करने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा ही होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा तत्व जो सामान्य ताप पर अधातु की तरह तथा ताप बढ़ाने पर धातु की तरह व्यवहार करता है उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, मतलब धातु की तरह व्यवहार करेगा, परंतु ताप घटाते हैं तो उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, वो अधातु की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो ऐसे होता है कंडीशन, जो कि धातु, अधातु और उपधातु आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं और यौगिक को हम समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मैं देख लूं। ठीक है, ठीक ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम जान लेते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक का सिंपल सा मतलब यही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो बना पदार्थ होगा यौगिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो ये सपोजेट एक पदार्थ है, ठीक है, और ये भी एक सपोजेट पदार्थ है। तो ये सपोजेट एक ये पदार्थ है जो है ए, एक ये पदार्थ है जो है बी। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, परंतु किस अनुपात में, तो एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तब जाकर ये जब निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब जो बनने वाला पदार्थ होगा, तब जो पदार्थ ये बनेगा, तो इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, इस पदार्थ को हम यौगिक कहेंगे। बात समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर परिभाषा तो ऐसे हम समझ लेंगे, बट निश्चित अनुपात का मतलब क्या है। निश्चित अनुपात का मतलब ये है कि मान लेते हैं सपोज है कि ये इसको हमने दो मात्रा में दो मान लेते हैं, इसको हमने 2 ग्राम लिया और इसको हमने 1 ग्राम लिया, ठीक है। जब इसको 2 ग्राम इसको 1 ग्राम ले लिया तो इसका अनुपात क्या होगा, 2:1 का अनुपात हो गया, ठीक है। तो 2:1 का अनुपात में ये पदार्थ बना है। तो ये जो संबंध है ना, यही अनुपात है, निश्चित अनुपात है। अभी एग्जाम्पल से भी हम आपको समझाएंगे, फिलहाल आप परिभाषा याद कीजिए। परिभाषा आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तो मैं इसका परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है,
यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे यौगिक किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं, चलिए जी मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल है, CO2 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे ही CO2 का है, तो देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिले हैं तभी जाकर CO2 का निर्माण हुआ है। बात तो गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो देखिए एक ये निश्चित अनुपात है, 1:2 का अनुपात है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो जब 1 मात्रा में कार्बन को और 2 मात्रा में ऑक्सीजन को लेंगे तब जाकर जो पदार्थ बनेगा वही होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होगा। अगर तो ये एक निश्चित अनुपात है। अगर हम क्या करें, इस कार्बन की संख्या को हम 1 ना लेकर यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं, 2:2, तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो जब हम एक निश्चित अनुपात लेंगे, यहाँ पे जब हम 1 लेंगे कि 1:2 के अनुपात में ही हम कभी भी कार्बन ऑक्सीजन को लेंगे तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। तो एक निश्चित अनुपात है ये 1:2 कि 1 मात्रा में कार्बन 2 मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे तो जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, वो होगा यौगिक। तो CO2 एक यौगिक है। जैसे कि H2O, तो ये भी एक यौगिक है। कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन 2 मात्रा में और ऑक्सीजन 1 मात्रा में लिया जाता है तब जाकर यहाँ पर H2O का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन 2 मात्रा में लेंगे, ऑक्सीजन 1 मात्रा में, तो 2:1 का ये जो अनुपात है, यदि हम इसमें से ऑक्सीजन को भी 2 ले लेते हैं तो कभी भी H2O नहीं बनता। बट हाइड्रोजन को 2 मात्रा, ऑक्सीजन में 1 मात्रा में लेंगे तो हमें H2O का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है, यही है यौगिक कहलाएगा। तो एक निश्चित अनुपात पता चला, इसका 1:2 है, इसका 2:1 है, ठीक है, H2SO4। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो 2:1:4 का अनुपात होना चाहिए। अरे H2SO4 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और सल्फर की संख्या 1 है, फिर से ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो 2:1:4 का ये एक निश्चित अनुपात है। अगर 1 को भी घटा या बढ़ा देते हैं तो H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बन पाएगा। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं क्या है, यौगिक हैं। तो अब आते हैं यौगिक के प्रकार पर। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यौगिक के प्रकार, तो यौगिक के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक का मतलब ये है, देखिए अगर सिंपल मैं बताऊं ना, तो जो कार्बन या ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होंगे तो उस पदार्थ को हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और याद रखें अकार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक भी उपस्थित होगा तो क्या होगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, परंतु अकार्बनिक ना, ठीक है। मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक का मतलब यह है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित ना हो तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा,
कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित हों उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यदि मान लेते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत भी आएगा और अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत भी आएगा। सिंपल है, में इसका एग्जांपल है HCl। ठीक है, ये जो HCl है इसमें देखिए ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। HCl क्या होगा, कार्बनिक यौगिक का एग्जांपल हो जाएगा। CO2 है ना, तो देखिए कार्बन की संख्या, कार्बन है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। CH4, तो देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। C2H4 भी, C2H6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हैं आपके। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता, बट आप याद रखें यौगिक के दो प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यौगिक पढ़ लिया, फिर से इससे पहले हमने धातु अधातु उपधातु को पूरा हमने डिटेल में जाना। उससे पहले हमने फिर से जाना था शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थों का प्रकार, तत्व और सभी के बारे में इसमें हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो नंबर इस चैप्टर का 3 था, जिसको हमने अच्छे से कंप्लीटली देख लिया है। मैं आपसे 2 ही चीज़ें कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको ही समझ में आ रहा है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यदि आप बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।